नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारे देश के संभावित प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और मित्रों, यह भी जानने वाले हैं क्या राहुल गांधी जी आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं या नहीं है। और इसके अलावा मित्रों, यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन से योग हैं जिसके कारण ये हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं और अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं या नहीं है। मित्रों, राहुल गांधी जी का जन्म 18 जून 1970 को रात्रि के 9:52 पर दिल्ली में हुआ। जब हम उनकी कुंडली देखते हैं तो कुंडली हमें मकर लग्न की प्राप्त होती है। मित्रों, जब हमने कुंडली में देखा तो लग्न इनका अत्यंत ही सुंदर है, बलवान है और 12:41 का है। मित्रों, लग्न अच्छा है, लेकिन मित्रों लग्न के स्वामी लग्नेश नीच के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। यहां पर लग्नेश शनि होते हैं और शनि चतुर्थ भाव में नीच के होकर विराजमान है। मेष राशि के शनि हैं। तो मित्रों, लग्न बेशक अच्छा है, लेकिन लग्न के स्वामी यहां पर नीच अवस्था में विराजमान है। यह मित्रों इनका कुंडली का पहला नकारात्मक बिंदु है। मित्रों, हम पहले भी आपको कार्यक्रम में बता चुके हैं कि किसी भी कुंडली का लग्न अत्यंत ही विशेष होता है। लग्न यदि मजबूत है तो कुंडली स्वतः ही 50% बलवान हो जाती है। तो यहां पर मित्रों हमने देखा कि लग्न के स्वामी शनि नीच के होकर विराजमान है, इसीलिए कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब मित्रों आगे चलते हैं। मित्रों, आगे द्वितीय भाव में, धन भाव में राहु विराजमान है। मित्रों, राहु का धन भाव में होना कई दृष्टिकोण से तो अच्छा है। यहां पर जातक को धन मिलेगा, धन की कभी जातक को कमी नहीं आएगी, कुटुंब में शांति बनी रहेगी, सुख में वृद्धि होगी। लेकिन मित्रों, यहां पर राहु वाणी को खराब करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है। तो यहां पर राहु धन तो देंगे, लेकिन वाणी को भी प्रभावित करेंगे। और मित्रों, इसका प्रभाव हमने देखा भी कि राहुल गांधी जी की वाणी में दोष है। वह कब क्या कह देते हैं उनको स्वयं को भी पता नहीं रहता। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जब राहुल गांधी जी अपनी वाणी की वजह से चर्चा में आए और मजाक का पात्र बने। तो मित्रों, यह राहु का ही दोष है, वाणी दोष, जिसके कारण राहुल गांधी अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अब मित्रों आगे चलते हैं। मतलब चतुर्थ भाव में शनि है। शनि यहां पर कंटक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हमें इनके जीवन पर देखने को मिलता है। मित्रों, पंचम भाव में बुध विराजमान है और बुध यहां पर भाग्य के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। मित्रों, पंचम भाव पर नीच के चंद्रमा की दृष्टि भी है और इसी कारण से बुध के अच्छे प्रभाव इनके जीवन पर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मित्रों यहां पर छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव पर नीच के चंद्रमा की दृष्टि है। इस कारण से इनका प्रभाव दूषित हो जाता है। अब मित्रों छठे भाव की बात करते हैं। मित्रों, छठे भाव में मंगल और शनि की युति है। मित्रों, मंगल और शनि छठे भाव में जातक को बलवान बनाते हैं, संघर्ष करने वाला बनाते हैं। इन दो पाप ग्रहों के कारण यह हमेशा ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, साहसी बनाते हैं। और मित्रों, छठे भाव पर राहु की पंचम दृष्टि भी है, जिसके कारण यह हमेशा ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन मित्रों, यहां पर इनके
छुपे हुए शत्रु भी होते हैं जो इनके साथ विश्वासघात करते हैं। और मित्रों, यह इनके जीवन में देखने को मिला कि पार्टी के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जो दिखाने को तो अपना विश्वास दिखाते हैं लेकिन अंदर से घात करते हैं। तो मित्रों, यह राहु की पंचम दृष्टि के कारण यहां पर होता है। अब मित्रों सप्तम भाव की बात करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। मित्रों, कहने को तो शुक्र अच्छी स्थिति में है, लेकिन मित्रों शत्रु राशि में यहां पर शुक्र है। इसी के कारण इनके वैवाहिक सुख, दांपत्य सुख आरंभ नहीं हो पा रहा है, इनको सुख नहीं मिल पा रहा है। मित्रों, शुक्र हर तरह का सुख देते हैं, जीवन के सारे ऐशो आराम देते हैं। तो यहां पर शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जिसके कारण इनको यह सुख यहां पर प्राप्त नहीं हो पाता। अष्टम भाव में केतु हैं। मित्रों, छठे भाव में मंगल और शनि और अष्टम भाव में केतु। तो मित्रों, यहां पर पाप कर्तृ दोष का भी निर्माण होता है और इस पाप कर्तृ दोष में शुक्र बीच में फंसे हुए हैं। तो शुक्र के ऊपर पाप कर्तृ दोष का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण शुक्र के सारे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि इनको शुक्र से संबंधित कोई भी सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यह पाप कर्तृ दोष के कारण ही हुआ। अब मित्रों आगे चलते हैं। आगे मित्रों कर्म भाव में, दसम भाव में यहां पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति तुला राशि के हैं। तुला राशि के गुरुदेव बृहस्पति अच्छा प्रभाव नहीं देते। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर शनि देव की सप्तम दृष्टि भी है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति पर शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर उनके करियर में सवाल खड़े करती है। यह मेहनत तो करेंगे, मौके तो मिलेंगे, प्रयास पूरे करेंगे, लेकिन इनको सफलता आसानी से यहां पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि मित्रों शनिदेव अत्यंत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव भी काफी समय बाद जब आवश्यकता होती है तभी मिलता है। तो पूरा संघर्ष करवाने के बाद शनिदेव अपना प्रभाव देते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पर इनको संघर्ष करने पड़ेंगे। संघर्ष के बाद ही इनको सही समय आने पर ही कोई अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो करियर में इनके संघर्ष हैं, ये संघर्ष पूरा करते हैं। हमने देखा है, इनके जीवन में देखा है कि इनके रैलियां, इनके प्रयास, राजनीतिक जीवन में प्रयास अधिकांश चलते रहते हैं। और मित्रों, जब भी दशम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होंगे और उन पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि हुई तो यह राजनीतिक जीवन में सफलता दिलाते हैं। तो यहां पर राहु की 9वीं दृष्टि और केतु की 3री दृष्टि, जिसके कारण इनको राजनीतिक जीवन में सफलता मिली। मित्रों, एकादश भाव में नीच के शनि, यहां पर एकादश भाव में शनिदेव विराजमान हैं जो यहां पर नीच के हैं। मित्रों, एकादश भाव अपनी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है और यहां पर नीच के चंद्रमा होने के कारण इच्छाओं की पूर्ति इनको अभी तक नहीं मिली। राजनीतिक जीवन में है, इच्छा तो होती है कि वह भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह उनका सपना अभी तक अधूरा है, क्योंकि मित्रों एकादश भाव में चंद्र हैं और वह नीच के हैं। तो इस प्रकार से मित्रों कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं, जो ग्रह जिस स्थिति में है उसका क्या प्रभाव होना है यह हमने ज्ञात किया। अब मित्रों राजनीतिक जीवन के लिए क्या विशेष योग हैं वह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, राजनीति से संबंधित हमने पूर्व में एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें हमने उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। यदि आप भी राजनीति के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारा वह कार्यक्रम देख सकते हैं। मित्रों, राजनीति को जानने के लिए यहां पर कुछ भाव जिम्मेदार होते हैं जिनका हम यदि गंभीरता से अध्ययन करें तो यह देख सकते हैं कि जहां तक राजनीति में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मित्रों सबसे पहला भाव होता है चतुर्थ भाव। मित्रों, चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है। यहां पर चतुर्थ भाव में नीच के शनि है।
तो मित्रों, जनता का जो समर्थन मिलना चाहिए वह पूरा समर्थन इनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि शनिदेव जनता के घर में विराजमान तो हैं लेकिन नीच के हैं। यदि यहां पर शनिदेव नीच के नहीं होते तो इनको जनता का पूरा समर्थन मिलता। तो यहां पर जनता के पूर्ण समर्थन से यह वंचित रहे। मित्रों, राजनीति के लिए दूसरा जो घर होता है वह होता है छठा भाव, क्योंकि मित्रों छठा भाव सेवा का भाव होता है। तो यहां पर छठे भाव में मंगल और सूर्य की युति, इस पर राहु की पंचम दृष्टि और इस पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि। मित्रों, काफी अच्छा योग है। दो पाप ग्रहों की दृष्टि और 2 पापक ग्रह युति बनकर विराजमान हैं और साथ में गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। तो मित्रों, यहां पर छठे भाव में इनके कई शुभ प्रभाव देखने को मिले। शुभ प्रभाव यह देखने को मिले कि इनके शत्रु जो होंगे वह शत्रु भी छोटे मोटे ना होकर काफी बड़े स्तर पर होंगे। तो मित्रों, हमने देखा कि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और जब इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं तो इनके प्रतिद्वंदी भी बड़ी पार्टी के लीडर ही होंगे। तो मित्रों, आज की स्थिति में हम देखते हैं कि इनका प्रतिद्वंदी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो यहां पर इनके प्रतिद्वंदी भी होंगे, शत्रु भी होंगे, तो उच्च स्तर के होंगे। लेकिन मित्रों, जो ग्रह स्थिति छठे भाव में है उसके अनुसार यह कभी भी हार नहीं मानेंगे। प्रतिद्वंद चलेगा लेकिन यह जिद्दी किस्म के हैं, ये कभी हार मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि मित्रों, तृतीय भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति कर्म भाव में विराजमान है और गुरुदेव बृहस्पति पर राहु की 9वीं दृष्टि है। इसी कारण से यह जिद्दी किस्म के आदमी होंगे, क्योंकि तीसरा भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है, जिद का होता है, इच्छा शक्ति का होता है। इच्छाएं यहीं से जागृत होती हैं। तो यह जिद्दी किस्म के इंसान हैं और जो ठान लेते हैं वह करके ही मानते हैं, भले ही उनमें उसको सफलता नहीं मिले, लेकिन करते अवश्य हैं। यह हमने उनके व्यक्तिगत जीवन में भी देखा कि जो बात वो सोच लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। सफलता या असफलता इसके बारे में वह विचार नहीं करते। तो यह मित्रों छठे भाव के कारण ही हुआ। मित्रों, छठा भाव सेवा का होता है, तो हमने देखा कि पार्टी में रहकर यह सेवा भी करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव की, अब मित्रों इसके बाद आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव से सत्ता के बारे में विचार किया जाता है। राजनीति में सत्ता सबसे पहले देखी जाती है। तो मित्रों, सत्ता भाव में 7वें भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी नीच के होकर एकादश भाव में विराजमान है। मित्रों, यहां पर जो सत्ता का भाव है उसके स्वामी नीच के हैं, इसलिए यह भाव अत्यंत ही कमजोर हो जाता है। इसलिए अभी तक सत्ता से यह दूर है। और मित्रों, राजनीति के लिए अब चौथा भाव जो होता है वह दशम भाव होता है। यह राज सत्ता का भाव होता है। मित्रों, राज सत्ता की इच्छा सभी को होती है। सभी चाहते हैं कि राज सत्ता का निभाने का उनको मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले। तो मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर शनि देव की 7वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि, केतु की 3री दृष्टि और मित्रों उसके बाद यहां पर गुरुदेव बृहस्पति वर्गोत्तम भी है। तो मित्रों, यहां पर जो प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति को देना चाहिए वह यहां पर नहीं दे पाते, क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टियां इनको थोड़ा कमजोर करती हैं। और वैसे ही मित्रों, एक सामान्य नियम है कि गुरुदेव बृहस्पति जब भी किसी भाव में अकेले होते हैं, किसी दूसरे अन्य ग्रह से युति नहीं होती, और तुला राशि के होते हैं तो ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति के 10वें भाव में होने पर भी ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आता। बेशक गुरुदेव बृहस्पति यदि 10वें भाव में है तो यहां पर राजनीति के योग अवश्य बनाते हैं, क्योंकि
गुरुदेव बृहस्पति पर राहु की नवम दृष्टि भी है, इसलिए राजनीति में आने के योग तो बने, लेकिन राज सत्ता का जो सुख है वह इनको यहां पर प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों, जो राजनीति में आने का नियम है, राजनीति में सफल होने का नियम है, उस नियम में हमने देखा कि इनको, क्योंकि सप्तम भाव कमजोर है, दशम भाव कमजोर है, चतुर्थ भाव कमजोर है, इसलिए सत्ता में तो आए, लेकिन इनको सत्ता का सुख अभी प्राप्त होने के कोई संकेत नहीं है। मित्रों, कुंडली देखकर तो ऐसा लगता है कि इनका जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वह कुंडली के अनुसार अधूरा प्रतीत होता है। मित्रों, यदि दशा के हिसाब से ही बात करें तो अप्रैल 2023 से मंगल की दशा आरंभ हुई, जो 2030 तक चलनी है। मित्रों, मंगल इनकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान है, अच्छी जगह है, लेकिन मित्रों मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु छाया ग्रह हैं और भ्रमित करते हैं। तो मित्रों, यहां पर राहु भ्रमित करने वाले हैं, इनकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, जिसके कारण ये ऐसे काम कर उठते हैं जो इनको नहीं करने चाहिए। कहीं पर भी बैठकर धरना देना, किसी भी तरह का आंदोलन कर देना, यह एक उच्च शीर्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। यही कारण है कि राहु इनकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो मित्रों, 2030 तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि इनको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सके। तो मित्रों, यह था हमारे संभावित प्रधानमंत्री की कुंडली का विश्लेषण। मित्रों, अगले कार्यक्रम में फिर एक कुंडली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।